नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती पाठ 4 सोना और लोहा का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले ये आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना बच्चों, सभी के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अध्ययन कौशल में देखो ये प्रश्न दिया गया है कि विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं लिखिए, तो इसका भी आंसर मैं आप लोग को देने वाली हूँ। उसके बाद आराम हराम है। ठीक है, ये जो सारे लेसन के बीच बीच में ये जो सभी प्रश्न दिए रहते हैं ना, इन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, फिर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अध्ययन कौशल में जो पहला प्रश्न था कि विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं लिखिए, तो देखिए हमने लिखा हुआ है। तो धातु और वस्तु, जैसे कि तांबा, तांबा से क्या क्या बनता है बच्चों? तार, बर्तन, सिक्के, कलाकृतियां, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। पीतल से कलाकृतियां, सिक्के और बर्तन। फिर एल्यूमिनियम से तार और बर्तन। फिर चांदी से, तो चांदी से क्या क्या बनाए जाते हैं बच्चों? गहने, बर्तन, कलाकृतियां और सिक्के। ठीक है ना, तो ये सभी धातुओं के नाम हैं और उनसे बनने वाली वस्तुएं। आगे देखते हैं। आगे जब आप आएंगे तो विचार मंथन था ना, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, आराम हराम है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हमने लिखा है बच्चों, जिसके ऊपर आपको विचार करना था। तो देखिए आराम क्या है? हराम है। ये नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा था ना, ये नारा दिया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेहरू जी ने यह नारा उस समय दिया था जब देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, आलस करना या फिर अत्यधिक आराम करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। परीक्षा का समय हो तो क्या करना चाहिए हमको? बताइए। डट करके पढ़ाई करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। सोचिए, यदि हम परीक्षा की तैयारी करने के बजाय आराम करते हैं, मतलब अब तो हम परीक्षा है हमारे सिर पे लेकिन फिर भी हम आराम कर रहे हैं, तो क्या होता है? तो परीक्षा में हम असफल भी हो सकते हैं। हम छोटे से जीव मतलब चींटी से भी परिश्रम करना सीख सकते हैं, है ना, परिश्रम की सीख ले सकते हैं। वह दिन रात मेहनत कर अपना भोजन इकट्ठा करती है और बरसात के वक्त आराम से अपनी मेहनत का लाभ उठाती है। कौन? चींटी, है ना। तो हम एक छोटी से चींटी से सीख सकते हैं मेहनत करना, क्योंकि आराम क्या है बच्चों? हराम हराम है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे क्या है? मैंने समझा। देखो बच्चों, ये पाठ पढ़ने के बाद आपने क्या समझा वो आपको बताना है। ठीक है ना, देखो मैंने समझा, तो इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। वैसे आपको खुद से ही लिखना चाहिए क्योंकि आपको समझ में आया रहेगा ना। चलो मैं आपको बताती हूँ इसका उत्तर। सोना एक मूल्यवान चमकती पीली धातु है। हम लोग जानते हैं सोना, तो सबको पता ही होगा, है ना। आपकी मम्मी पहनती है ना, आप लोग भी कान में पहनते होंगे। जो लड़कियां होंगी वो कान में पहनती होंगी। सोने का होता है ना बाली या फिर टॉप्स वगैरह होते हैं वो, और इससे गहने बनते हैं और यह राजाओं धनिकों को प्रिय है। लोहा भले ही सस्ता हो परंतु वह बहुत ही उपयोगी है। लोहे से अस्त्र शस्त्र, औजार, मशीनें और बर्तन बनते हैं। अपने रूप रंग पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को कम महत्व नहीं देना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। जैसे सोना क्या है? सोने को बस हम पहन सकते हैं, बस वो सजावट की वस्तु है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है। सोने की कोई कुल्हाड़ी होती है, सोना कुछ भी काम देता है? बताइए। सोने की कुंडी क्या हम अपने दरवाजे में लगाते हैं? कभी नहीं। अगर हमको लगाना होता है तो हम लोहा का कुंडी लगाते हैं ना, तो लोहे का उपयोग ज़्यादा है। तो इसमें आपको क्या समझाया जा रहा है कि ऊपरी रंग रूप से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके अंदर गुण है तब आप बहुत ही मूल्यवान होगे। ठीक है ना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं भाषा की ओर। यहाँ पर देखिएगा भाषा की ओर। इसमें क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखिए। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इसमें ना हमको ये लगाना है, क्या कहते हैं? प्रत्यय लगाना है। ठीक है ना, जैसे कि प्रत्यय कहाँ पे लगाया जाता है बच्चों? जो शब्द होते हैं ना उनके आखिर में लगाया जाता है। जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पर देखिएगा, जैसे क्या है सुंदर, तो इसमें प्रत्यय हमने लगाया है, देखिए ता, सुंदरता। ठीक है, उसी प्रकार से गुण, तो इसमें हमने लगा दिया वान, गुणवान हो गया। डर, तो डरावना हो गया। ठीक है, आवना हमने उसमें उपयोग कर लिया। उसके बाद क्या है? उपयोग, तो उपयोगी, लास्ट में हमने ई लगा दिया। घबराना, तो घबराहट, यहाँ पे हमने हट लगा दिया, आहट लगा दिया। उसके बाद दिन,
तो दैनिक, ये हो गया दैनिक, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको प्रत्यय लगाना पड़ता है। याद रखिएगा, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगाया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है बच्चों, सुनो तो जरा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि बस अथवा रेल स्थानक की सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुनकर सुनाइए। देखिए बच्चों, जब हम बस स्टैंड के पास खड़े होते हैं या फिर कभी रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो हमको अलग अलग तरीके की सूचनाएं सुनाई देती हैं ना। माइक में बोला जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, तो वो सूचनाएं आप ध्यान से सुनिए और फिर सुनाइए। तो यहाँ पे देखो, मैंने बस स्थानक की सूचना लिखी हुई है। देखो यहाँ पे स्थान क्या है, माथेरान ST बस स्टैंड, ठीक है। अब क्या कहते हैं, सूचना क्या है कि यात्रीगण, देखो बच्चों ये आप खुद से भी कर सकते हो, आप क्या सुनते हो वही आपको सुनाना है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, इसी प्रकार से तो बोला जाता है ना कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, माथेरान से मुंबई जाने वाली 2 बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 9:30 पर रवाना होने वाली बस अब 10:11 पर रवाना होगी तथा सुबह 11 बजे रवाना होने वाली बस दोपहर 12 बजे रवाना होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है, धन्यवाद। इसी प्रकार से कहा जाता है। अब रेल स्थानक की सूचना, तो स्थान क्या है, दादर रेलवे कार्यालय, ठीक है। तो क्या सूचना है सुनिएगा। नमस्कार, हम दादर केंद्रीय कार्यालय से बोल रहे हैं। ट्रैक नंबर 2 पर मरम्मत कार्य चालू होने के कारण आज दोपहर 4 बजे तक CST से माटुंगा की दिशा में जाने वाली सभी डाउन गाड़ियां ट्रैक नंबर 1 से चलाई जाएंगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है, धन्यवाद, ठीक है। वैसे आप लोगों ने सुनी होगी, जब आप रेल्स वगैरह से जाते होंगे यात्रा करने, तब आप लोग ये जो सूचनाएं है ना ये सुनते ही होंगे पक्का, क्योंकि वो लगातार अनाउंसमेंट्स होते ही रहते हैं कि ये गाड़ी ये इतने पे आने वाली है, ये ट्रैक पे आने वाली है, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे चलते हैं। इसमें क्या है, बताओ तो सही। ये सब कुछ आपकी किताब में दिया गया है बच्चों। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसा नहीं कि किताब नहीं दिखा रही हूँ मतलब नहीं है। देखो सब है, देखो समझ में आया ना। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है आपको। तो क्या इसमें बताओ तो सही, क्या बोला जा रहा है कि थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है, बताइए। थर्मामीटर जो होता है बुखार नापने वाला, आपको पता है ना। तो थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है बच्चों, तो पारे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे पारा लिखा है। अगला है वाचन जगत से। इसमें क्या है, दुकानों के नाम फलक पढ़ो और उनका अभिनय करो। देखो बच्चों, जो अलग अलग दुकानें होती हैं उनके ऊपर जो बोर्ड लगा रहता है, आप लोग देखते होंगे, है ना। तो वो बोर्ड पे जो लिखा है ना उनके नाम, ठीक है, दुकानों के नाम लिखे रहते हैं ना, तो उसे आप लोग पढ़िए और फिर उसका अभिनय करिए। तो ये तो आप लोग खुद से कर सकते हो, है ना। ये आप खुद से करिए। अभिनय मतलब क्या होता है, एक्टिंग करना, ठीक है। तो उसको पढ़िए और वैसे ही एक्टिंग करने की कोशिश करिए। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे मेरी कलम से। इसमें क्या बोला गया है कि अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। यानी जो अंकुरित अनाज होते हैं, अंकुरित मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ, सुनिएगा। आप ना रात को चना भिगो करके रख दीजिए, ठीक है। अब उस चने को, मतलब चने का जो पानी है उसको आप छान करके चने में से रख दीजिए। फिर आप एक दिन ऐसे ही उसको छोड़ दोगे ना, वो भीगे हुए चने को, तो उसमें ना वो अंकुरित हो जाता है। मतलब उसमें से ना आप देखना आँख निकलने लगता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंकुरित। कोई भी अनाज हो, चाहे मूंग हो, चना हो, मटर हो, ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाते हैं बच्चों, अंकुरित हो जाते हैं। तो इनकी सूची बनानी है आपको और उनके उपयोग भी लिखने हैं कि ये जो अंकुरित अनाज होते हैं ये किस किस उपयोग में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंकुरित अनाज लिखे हुए, जैसे कि मूंग। तो मूंग सलाद और सब्जी बनाने के काम में आता है, बराबर। मूंग हम लोग क्या कर सकते हैं, अंकुरित मूंग का क्या कर सकते हैं, सलाद या फिर सब्जी बना सकते हैं, ठीक है। पोषक तत्व इसमें कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन A, C, E, ये सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं। फिर चना, चना से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो सलाद और सब्जी बनाने के काम में आता है अंकुरित चना। और इसमें क्या क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन C और K होता है। मटर सलाद और सब्जी बनाने के काम में आ सकता है और इसमें पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन A, B, C। फिर गेहूँ, तो गेहूँ किस काम में आ सकता है, तो रोटी, पराठे और सैंडविच बनाने के काम में आता है। और इसमें क्या क्या होता है, तो विटामिन E और फाइबर होता है। समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से इसको करना था जो मैंने आप लोग को बताया। आगे चलते हैं। तो अगला क्या है, सदैव ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है हमको कि प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। सही बात है ना भाई, सबका अपना अपना महत्व होता है। जैसे आपके ही परिवार में मम्मी है, पापा हैं, आपके भाई बहन हैं,
तो सबका अलग अलग महत्व है, किसी के बिना भी किसी का काम नहीं चलने वाला। जैसे आपकी मम्मी क्या करती है, सबको खाना पीना खिलाती है, घर का काम करती है। अब बताइए अगर मम्मी नहीं रही तो, कभी मम्मी घर से बाहर चली जाती हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है सबको, तो उनका एक अलग ही महत्व है। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा समझे कि हम तो काम करने जाते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, पापा काम करने जाते हैं, पर मम्मी तो दिन भर घर में रहती, कुछ भी नहीं करती, तो भाई ये तो गलत बात होगी, क्योंकि वो घर का काम करती हैं, है ना। अगर वो एक दिन के लिए बाहर जाएंगी तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या क्या करती है, तो उनका एक अलग महत्व है। ठीक है, किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वही बोला गया है कि प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है, कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। बड़ी चीज़ जितनी उपयोगी है, छोटी चीज़ भी उतनी ही उपयोगी है। ठीक है, उतने ही काम की है। बड़ी बड़ी मशीनों के कल पुर्जों को जोड़ने वाले नट बोल्ट छोटे ही होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, उनको जोड़ने के लिए जो नट बोल्ट लगाए जाते हैं वो छोटे छोटे ही होते हैं ना। बड़ी सी कोई मशीन है, ठीक है, अब वो जुड़ती कैसे बताइए, उसमें छोटे छोटे नट बोल्ट लगाए जाते हैं, है ना। तो वो क्या है, छोटे हैं, जो बड़ी सी मशीन को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अगर वो नट बोल्ट नहीं रहेंगे तो वो मशीन तो किसी काम की रह ही नहीं जाएगी। ठीक है ना। सोना अगर कीमती धातु है तो लोहा मजबूत और रोजाना काम आने वाली धातु है। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, जरा सोचो और चर्चा करो। क्या बोला जा रहा है कि यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो, मतलब जो खनिज तेल है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, अगर वो पूरा समाप्त हो जाए तो क्या होगा। क्या आपने ऐसा बात कभी सोचा है कि अगर वो पूरा तेल खत्म हो गया, खनिज तेल, तो क्या करेंगे हम, कभी सोचा है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो यातायात व्यवस्था ठप हो जाएगी। खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस, वैसलीन आदि बनते हैं। खनिज तेल के समाप्त होने से सड़कों पर गाड़ियां नहीं दौड़ पाएंगी, हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, रोज रोज पैदल चलना कठिन काम होगा, ट्रक न चलने से घरों, दुकानों, बाजारों तक सामान नहीं पहुंच पाएगा, हम भूखे प्यासे रह जाएंगे और एलपीजी गैस जिससे खाना बनाया जाता है उसके बिना घरों में खाना नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है आपको। खनिज तेल कई दवाइयों के निर्माण में काम आते हैं, इनके बिना दवाइयाँ भी नहीं बन पाएंगी। इस तरह खनिज तेल समाप्त हो जाने पर पूरी दुनिया का काम काज क्या होगा बच्चों, रुक जाएगा। इसलिए खनिज तेल का महत्व बहुत ही अधिक है। आगे चलते हैं, सही गलत बताइए। पहला है, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। सही बात है, सोने के अस्त्र शस्त्र आपने कभी देखे हैं क्या। अगर सोने के बनाएंगे तो भी उससे कौन लड़ाई कर पाएगा। फिर दूसरा, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है। कभी ऐसा आपने देखा है कि सोना का तवा है उस पर रोटी बन रही है, नहीं भाई लोहे के, है ना। तो ये तो गलत बात हो गई। श्रम में ही जीवन की सफलता है। सही बात है, अगर आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तभी आप सफल हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। अगला, जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा। ये तो गलत बात है, जो काम करेंगे उनका सम्मान होगा। ठीक है, ये किसने कह दिया कि जो काम करेंगे उनका सम्मान ही नहीं होगा। तो ये भी क्या है, गलत है। मतलब ये सही है, ये सही है, ये गलत है और ये गलत है। आगे चलते हैं, इसमें क्या है कि रुपयों पर लिखी कीमत की कितनी और किन भाषाओं में अंकित है बताओ। जैसे कि समझिए 50 रुपये का नोट है, ठीक है, या 50 रुपये का नोट है। अब उस पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सुनिएगा। इस नोट की कीमत 17 भाषाओं में अंकित है। मतलब ये जो 50 रुपये का नोट है, आप देखना 50 रुपये का नोट अपने हाथ में लेकर के, तो उसमें ना जो भी नोट की कीमत लिखी होती है 50 रुपया, ठीक है, तो वो 17 भाषाओं में लिखी होती है। कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, सुनिएगा ध्यान से। हिंदी, अंग्रेजी, आसामी, बांग्ला, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु। स्वयं अध्ययन, इसमें क्या है कि सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस पर आपस में चर्चा करो। सुनिए बच्चों, आपको सद्गुणों को क्या करना है, आत्मसात करना है, यानी अपने अंदर लाना है। तो क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए। तो देखिए बच्चों, आप ही की तरह कुछ बच्चे हैं
चिराग है, लीना है, पंकज है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उनके अंदर सद्गुण आए, अच्छे अच्छे गुण उनके अंदर कैसे आए, इस बारे में वो लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चिराग क्या कहता है कि मेरे पापा को झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चिराग ने बोला कि मेरे पापा को झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तभी ये लीना ने बोला मेरी मम्मी कहती हैं कि सभी काम समय पर करने चाहिए, इसलिए मुझे भी समय पर काम करने की आदत पड़ गई है। पंकज कहता है मुझे दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। लीना कहती है अरे वाह पंकज, ये तो बहुत अच्छा गुण है। चिराग झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, तो यह सबसे अच्छा गुण है। तो पंकज कहता है लीना तुम्हारा समय पर काम करना, अनुशासन में रहना, ये अच्छे गुण हैं, आज से मैं भी समय का पालन करूंगा। चिराग कहता है सही कहा पंकज, आज से मैं भी तुम्हारी तरह सबकी सहायता करूंगा, सभी काम समय पर करूंगा। तीनों कहते हैं कि आज से हम अपने जीवन में अच्छे गुण को क्या करेंगे बच्चों, अपनाएंगे। इस प्रकार से ये सभी बच्चे अच्छे गुण को अपनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। मतलब यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए इन्हें आपको रोमन लिपि में लिखना है। अब रोमन अर्थात इंग्लिश में लिखना है। अब इंग्लिश में लिखने का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश जैसे कि महल है तो पैलेस लिखोगे, कुर्सी है तो चेयर लिखोगे, ऐसे नहीं लिखना है। जैसे हम लोग आपको पता होगा कैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, है ना, इंग्लिश में भले ही टाइप करते हैं लेकिन लिखते तो बोलते तो हिंदी में ही है ना। उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे पहला है धनुष, तो धनुष की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, DHANUSH। क्लियर है। महल, तो महल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MAHAL। कुर्सी कैसे लिखोगे, KURSS कुर्सी। ठीक है, इस प्रकार से देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो धनुष, महल, कुर्सी, बारिश, फिर क्या है कटहल, उसके बाद खिड़की, हाथी, नेवला है, हाँ नेवले तक है। ठीक है, बस इतना ही है, आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे अगला है निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे कुछ कारक दिए गए हैं जिनका आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आपकी किताब में भी ये देखिए, ये जो कारक यहाँ पे दिए गए ना, ये देखो, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग करने का मतलब क्या होता है, इनको लेकर के आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे इसमें क्या है ने, तो ने का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो देखिए हमने बनाया है पूजा ने खाया, तो इसमें ने आया ना, तो हमने इस कारक का उपयोग करके क्या कर लिया बच्चों, वाक्य बना लिया। उसी प्रकार से को है तो पूजा ने गौरव को आम दिया, से है तो गौरव ने चाकू से आम काटा, फिर को है तो माँ ने बेटे को खाना दिया, से है तो पूजा स्कूल से घर आई। ठीक है, इस प्रकार से। अगला का की के, तो देखो यह गौरव का घर है, यह पूजा की चप्पल है, यह लड़के के जूते हैं। मैं पर, तो देखो सीमा बैंक में काम करती है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अरे लड़की तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तो देखिए हमने इसमें अरे का उपयोग कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। आप लोग एक बार देखिएगा स्टार्टिंग से, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, तो बच्चों यहाँ पर हमने इस पार्ट का प्रश्न और उत्तर समाप्त कर लिया है। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।